वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ACTIVESTORY9694 प्लीज सब्सक्राइब करो। चैप्टर 1, जिसमें मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय दोनों ही इंसानों के रहने के लिए है, जबकि ग्रेटर हिमालय में सिर्फ वही रह सकते हैं जिन्होंने इस सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और योग और तपस्या में लीन हो गए हैं, या तो वो जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं, क्योंकि इतनी ठंड में रह पाना किसी के भी बस में नहीं। हम इंसान माउंट एवरेस्ट में चढ़ तो सकते हैं, लेकिन वहां रहने का ख्याल छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि बिना खाना, पानी और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से लोग वहां हालुसिनेशन का शिकार हो जाते हैं और बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के वही खूबसूरत वादियों में समा जाते हैं। यानी कि इन खूबसूरत वादियों में मौत का खौफनाक मंजर। तो वहीं एक लड़की नंगे पांव बर्फ में खड़ी खिलखिला के बर्फ में खेल रही है। उसकी हंसी से मानो पूरी घाटी चहक रही हो, बर्फ और ज्यादा सफेद हो गई हो। उसे देख के मानो हिमालय ने अपनी सारी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया हो, लेकिन तब भी उसकी खूबसूरती उस लड़की के आगे फीकी लग रही है। वो तो उस खिलते हुए हिमकमल की तरह है, जो अपनी खूबसूरती के साथ अपने आसपास की खूबसूरती को बढ़ा देता है। सफेद सलवार सूट पहने वो लड़की उसी हिमालय का एक हिस्सा मालूम जान पड़ती है। जैसे ही कोई उसका चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ा, तभी वहां जोरदार आंधी आ जाती है। वो लड़की अपनी दोनों बाजुओं को अपने चेहरे के आगे करके उस तूफान में देखने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। उसकी काली गहरी आंखें उस तूफान में भी उम्मीद से भरी हुई लग रही थी। थोड़ी की देर में वो उसकी आंखों से ओझल हो गई और वो इंसान वहीं खड़ा रह गया। वो यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखता। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बड़े से विला में चाचू चाचू आवाज लगाते हुए 17 वर्षीय अनंत अपने चाचू को उठने की कोशिश कर रहा है। रुद्र नाम तो सुना ही होगा, जैसा नाम वैसा काम। और गुस्सा वो तो जनाब के नाक पे रहता है जो सर चढ़ के बोलता है। दुश्मनों के लिए साक्षात महाकाल का दूसरा रूप है रुद्र, लेकिन अपनों के लिए महादेव की ही तरह महादेव है। रुद्र परेशान होकर उठ जाता है। वो अनंत को देखते हुए बोला, तुम सुबह सुबह यहाँ? ये देख अनंत बोला, चाचू आज आप फिर से लेट हो गए हो, माँ ने आपको उठाने के लिए भेजा है। तभी अनंत के डैड भी वहां आ जाते हैं। वो रुद्र के चेहरे के भाव को देख समझ जाते हैं कि वो परेशान है। वो अनंत से बोले, अनंत जाओ देखो आपकी माँ ने हमारा नाश्ता रेडी किया या नहीं। अनंत बिना कुछ आगे कहे वहां से चला जाता है, क्योंकि वो डैड से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अब वो क्यों, इसका पता आपको थोड़ी देर में चल ही जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अनंत को रुद्र से अलग कर पाना तो शायद भगवान के भी बस में नहीं। रुद्र खड़ा हो जाता है। तभी उसके भाई उसके कंधे पे हाथ रख कहते हैं, परेशान लग रहे हो? फिर से वही। रुद्र अपनी काली गहरी आंखों से खिड़की से बाहर झांक रहे चमकते हुए सूरज को देखते हुए बोला, भाई मुझे नहीं पता ये सब क्या है, क्यों ये सपना बार बार मुझे परेशान करता है और हर बार वहीं पे आके रुक जाता है। उसके चेहरे पे कई तरह के भाव आके गुजर के गए थे, लेकिन बेचैनी अब भी उतनी ही थी। ये देख शिखर जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या पता वो लड़की नियति ने तुम्हारे लिए चुनी हो, लेकिन बस अपना चेहरा न दिखाना भूल जाती हो। इतना कह वो हंसने लगते हैं। ये देख रुद्र गुस्से में बोला, क्या भाई आप फिर शुरू हो गए? आपको मजाक लग रहा है? जिस लड़की ने सपनों में ही मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, उससे तो दूर हो रहूं तो ही अच्छा है। इतना कह वो कबर्ड से अपना टॉवल निकाल के नहाने चला जाता है। उसे गुस्से में जाते देख शिखर मुस्कुराते हुए बोले, नियति से कभी कोई नहीं भाग सकता। मैं तो यही दुआ करूंगा कि ये लड़की तुम्हारे इस गुस्से को भी खत्म कर दे। इतना कह वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग एरिया। शिखर जी अपनी पत्नी से बोले, कहाँ हैं आपके दोनों लाडले? ये देख शेल्वी जी उन्हें खाना परोसते हुए बोली, दोनों आते ही होंगे, आप नाश्ता कीजिए। तभी उनकी नज़र सीढ़ियों से आते हुए रुद्र और अनंत पे जाती है। ये देख वो मुस्कुरा देती है। ये देख शिखर जी चिढ़ते हुए बोले, कभी इतने प्यार से हमें भी देख लिया करें। सबका ध्यान उनकी बात पे चला जाता है। पहले तो सब उन्हें घूर के देखते हैं, फिर सब एक दूसरे को देख हंस देते हैं। रुद्र बोला, भाभी माँ कहीं से जलने की बू आ रही है। तभी अनंत झट से बोला, चाचू फायर ब्रिगेड बुलाऊं क्या? उसकी बात पे रुद्र उसके बाल बिगड़ देता है और शेल्वी जी हंस देती हैं। तभी शिखर जी बोले, हाँ हाँ मंगवा लो, क्योंकि अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। अब चुल्लू भर पानी में तो तुम आओगे नहीं। ये देख अनंत मुंह बनाते हुए बोला, क्या डैड मुझे पता है, मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा, क्योंकि इस बार चाचू ने रात रात भर जगह के पढ़ाया है। ये देख शेल्वी जी बोली, तब तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा अव्वल आएगा।
अपनी माँ से तारीफ सुन अनंत फूला नहीं समाता। तभी शिखर जी बोले, वो तो वक्त ही बताएगा। 2 दिन बाद तो बोर्ड का रिजल्ट है। महाशय पास हो जाए वही बड़ी बात है। वैसे आगे कुछ सोचा है कि क्या करना है? या पूरा साल मटर गश्ती करने का इरादा है? या थोड़ा रुक के वो आगे बोले, या जानते हो कि फिर से उसी क्लास में बैठना है? इतना कह वो तंज भरी मुस्कान के साथ उसे देखते हैं। ये देख अनंत फुल ऑन एटीट्यूड के साथ चेयर को पीछे सरकाते हुए रुद्र को बैठने का इशारा करते हुए बोला, जो चाचू कहें वो मैं करूंगा और पास भी हो जाऊंगा। ये देख शिखर जी बोले, तुम दोनों चाचा भतीजे तो राम मिलाए जोड़ी हो। इतना कह वो गहरी सांस लेते हुए खड़े हो जाते हैं और शेल्वी जी उनके हाथ में लंच दे देती हैं। शिखर जी वहां से अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं। रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन शिखर रंधावा इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन। वो और रुद्र मिलकर रंधावा इंडस्ट्रीज को संभालते हैं। लेकिन रुद्र को आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट होने की वजह से वो एक प्रोफेसर भी है, जिसे सब मिस्टर आर के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड के टॉप 5 आर्कियोलॉजिस्ट में से एक 26 ईयर्स ओल्ड रुद्र सबके लिए एक मिस्ट्री है, क्योंकि कभी किसी ने मिस्टर आर का चेहरा नहीं देखा। शिखर के जाने के बाद वो सब नाश्ता करने लगते हैं। तो वहीं मिडिल हिमालय ऑफ हिमाचल की खूबसूरत पहाड़ियों में आचार्य देवराज एक प्रोफेसर से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर स्वामी के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। वो चिंता में बोले, आचार्य अब आगे क्या होगा, क्योंकि समय आ गया है और वो अभी तक नहीं आए हैं। उनकी चिंता को शांत करते हुए आचार्य शांत चित्त से बोले, आप चिंता न करें, नियति उन सबको यहाँ खींच लाएगी, सब मंगलमय होगा। इतना कह वो उनके बगल में खड़े कामेश को देखते हैं, जो प्रोफेसर स्वामी का असिस्टेंट है। आचार्य की नज़रों को खुद के महसूस कर वो थोड़ा घबरा जाता है और अपनी नज़रें झुका लेता है। तभी प्रोफेसर बोले, अगर वो नहीं आए तो आचार्य अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को पीछे बांधते हुए गंभीर स्वर में कहते हैं, तो प्रलय को रोकना असंभव है। इस भगवान की रची हुई सृष्टि का विनाश तय है, जिसे हम तो क्या कोई नहीं रोक सकता। ये सुन प्रोफेसर स्वामी और उनका असिस्टेंट कामेश दोनों काम जाते हैं, क्योंकि वो इस प्रलय का मतलब अच्छे से समझते हैं। आखिर कौन है जो रुद्र के सपनों में आके गायब हो जाती है, जिसकी एक अधूरी सी झलक उसे बेचैन कर देती है? कौन है आचार्य देवराज और वो किस प्रलय की बात कर रहे हैं? उन्हें किसका इंतजार है? क्यों प्रलय का नाम सुनते ही प्रोफेसर और उनका असिस्टेंट घबरा जाते? चैप्टर 2। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि आचार्य किसी प्रलय की बात करते हुए गंभीर हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर वहां खड़े प्रोफेसर स्वामी और उनका असिस्टेंट भी घबरा जाते हैं, क्योंकि शायद ये प्रलय अपने साथ बहुत बड़ा विनाश लेके आने वाली थी। अब आगे छोटी काशी। काशी का नाम तो हमने सुना ही है, लेकिन छोटी काशी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले को कहा जाता है। देवभूमि हिमाचल की छोटी काशी मंडी जिले को कहा जाता है, जो सुकेती और व्यास नदी का संगम स्थल भी है। वाराणसी की ही तरह यहाँ व्यास नदी के तट और घाटों पे बने शिव मंदिर काशी की याद दिलाते हैं, जिस वजह से इसका नाम छोटी काशी है। यहाँ के लोग भोले भाले और शिव भक्त है। इसी नदी के तट पे बसा एक छोटा सा गांव सुंदरनगर, जो अपने नाम की तरह सुंदर है, प्रकृति का नायाब तोहफा। सुबह 5 बजे पंचवक्रेश्वर शिव मंदिर सुंदरनगर। दिन सोमवार। सुबह की आरती करने के बाद एक लड़की मुंगिया सलवार सूट के साथ सफेद रंग का दुपट्टा जिसमें मोरपंख की खूबसूरत प्रिंटिंग है, सर पे उड़े, पंडित जी को प्रसाद देते हुए उनका हाल चाल पूछते हुए बोली, जय भोले पंडित जी। पंडित जी भी मुस्कुराते हुए, जय भोले बिटिया, खुश रहो। लड़की मुस्कुरा देती है। उसके मुस्कुराते ही जैसे भोर की लालिमा आसमान में छाने लगती है, पंछी चहचहाने लगते हैं। उसके बगल में खड़ा उसका भाई पंडित जी के पांव छूते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जय भोले पंडित जी। पंडित जी उसके सर पे हाथ रख बोले, आयुष्मान भव। तभी लड़की बोली पंडित जी से, ये लीजिए मिठाई, हम पास हो गए। उसकी बात सुन पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह बिटिया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये देख उसका भाई बोला, खुशी की बात तो है पंडित जी, लेकिन इसी खुशी के चक्कर में रात को ही हलवाई काका की दुकान में जाकर उन्हें नींद से जागा के मिठाई बनवाई है। इस मटरी लड़की के लिए मंडी में बोली जाने वाली भाषा। इतना कह वो हंसने लगता है। अपने भाई की बात सुन लड़की मुंह बनाते हुए बोली, क्या भाई, अगर वो सुबह के 4 बजे तक सो रहे थे तो इसमें मेरी क्या गलती? उसकी बात सुन पंडित जी खुद को हंसने से नहीं रोक सके। ये देख उसका भाई ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, भला तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? अब चलें, घर में अम्मा और बाबा इंतजार कर रहे होंगे।
लड़की हाँ में सर हिला देती है। वो पंडित जी को एक बार फिर जय भोले कहते हुए परिसर से बाहर निकल जाती है। पंडित जी आवाज लगाते हुए बोले, अपने देवेंद्र साहब और भाभी जी को बधाई दे देना। लड़की जी पंडित जी कह भागते हुए सीढ़ियों के नीचे आकर एक बार फिर पलट के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। ये देख उसका भाई मुस्कुराते हुए बोला, बोले बाबा ने पहले ही सुन लिया है, अब क्यों बार बार उन्हें परेशान कर रही हो। ये देख वो बोली, परेशान कहाँ, मैं तो उन्हें नमस्कार कर रही हूँ ताकि वो हर बार की तरह हमारे परिवार की और इस पूरे संसार की रक्षा करें। ये देख उसका भाई उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला, पूरे संसार का ठेका मेरी प्यारी छोटी बहन के नाजुक कंधों पे ही तो है। इतना कह वो हंसने लगता है। दोनों बहन भाई ऐसे ही लड़ते झगड़ते हुए घर आ जाते हैं। उसके बाबा चाय की चुस्की लेते हुए बोले, लो आ गई हमारे सरताज। ये देख उनकी पत्नी बोली, सरताज नहीं सरदर्द कहिए, पूरा दिन लड़ते रहते हैं, इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी बचपना भरा पड़ा है। ये देख उसके पति मुस्कुराते हुए बोले, आप क्यों गुस्सा करती हो, दोनों अभी बच्चे हैं। ये देख उनकी पत्नी बोली, आप तो चुप ही करिए जी, एक कॉलेज का टीचर है तो दूसरी ने 12वीं पास कर ली है, अब भी ये बच्चे हैं। तो बोले, बाबा जी ही बचाए मुझे आपसे और आपके बच्चों से। अपने अम्मा बाबा को झगड़ते देख दोनों बहन भाई दरवाजे पे ही रुक के अपने अम्मा बाबा का झगड़ा देखने लगते हैं। तभी उनके बाबा बोले, हम तो पिछले 29 सालों से चुप ही हैं, हमारी इतनी मजाल कहाँ जो आपके सामने मुंह खोले। लेकिन भाग्यवान ये कॉलेज नहीं कॉलेज होता है और उसमें टीचर नहीं प्रोफेसर होते हैं। ये देख उनकी माँ चिढ़ जाती है। वो बोली, हाँ हाँ बड़े आए पढ़े लिखे नवाब, अब तो 2 और तैयार हो चुके हैं, अपने संस्कारों को तो आग लगा दो। ये देख दरवाजे पे खड़े दोनों बहन भाई हंस देते हैं। लड़की बोली, आप दोनों फिर शुरू हो गए, कभी तो प्यार से बात कर लिया कीजिए। ये देख सामने खड़ी उसकी अम्मा बोली, क्या करूं, अब तुम पढ़े लिखे और हम बेचारे मैट्रिक पास, जिसे न अंग्रेजी का पता न अक्षरों का, अक्षर अक्षर पहाड़ी शब्द। ये देख लड़की के बाबा बोले, हिमानी हमने कुछ नहीं कहा, ये सब आपकी माँ के मन की उपज है। ये देख हिमानी अपनी अम्मा को पीछे से पकड़कर अपनी अम्मा के कंधे पे ठुड्डी टिकाते हुए बोली, माँ आप कितनी भी पढ़ी हो लेकिन आप जैसा ज्ञान तो हम में से किसी के पास नहीं है और न ही कोई आप जैसे काम कर सकता है। ये देख उसके बाबा और भाई एक साथ बोले, वो कैसे। तभी हिमानी मुस्कुराते हुए बोली, वो ऐसे, अब देखिए बाबा पूरा दिन खेतों में और बागानों में बिताते हैं, लेकिन माँ को भी खेती बाड़ी के बारे में सब पता है कि कौन सी मैन्योर या खाद का इस्तेमाल करना है। घर में किचन का सारा काम माँ ही देखती हैं, यहाँ तक कि विधि विधान से पूजा पाठ कैसे करते हैं वो भी जानती हैं। यानी कि पंडित जी का खर्चा भी कम, घर के छोटे मोटे काम से लेकर हमारी बड़ी से बड़ी जरूरतों को अम्मी ही तो पूरा करती हैं। और अम्मी की आवाज कीर्तन में सब अम्मी की तारीफ करते नहीं थकते, तो हुई ना मेरी अम्मी ऑल इन वन मटीरियल। इतना कह वो उन्हें पीछे से ही हक कर लेती है। ये देख उसकी माँ बोली, ये ल ऑल इन वन क्या है। ये देख तीनों की ही हंसी छूट जाती है। ये देख उनके पति देवानंद जी बोले, अरे भाग्यवान वो सब जाने दीजिए, हमें सेबों के बागानों में जाना है, नाश्ता मिलेगा या नहीं। ये देख उनकी पत्नी रेखा जी बोली, अरे मैं कहाँ देर कर रही हूँ, ये तो आप और आपकी ये बिटिया ही मुझे नहीं छोड़ रही, तो मैं क्या करूँ। इतना कह वो बड़बड़ाते हुए किचन में चली जाती हैं। तीनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ खाने के लिए डाइनिंग टेबल नहीं बल्कि छोटी छोटी लकड़ी की चौकी, यानी कि एक आदमी जितना टेबल जिसके ऊपर खाना परोसा जाता है, और यहाँ सभी जमीन पे बैठ के ही भोजन करते हैं। तभी देवानंद जी बोले, तो हिमानी अब आप आगे क्या करना चाहती हैं। हिमानी मुस्कुराते हुए, बाबा मुझे आर्कियोलॉजी में ऑनर्स करनी है। अपनी बात कह वो खामोश हो जाती है। उसके बाबा कुछ नहीं कहते। ये देख हिमानी अपने भाई की ओर देखती है, लेकिन वो उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने को कहता है। हिमानी आगे कुछ नहीं कहती। उसके बाबा खाना खाकर अपने हाथ साफ करने के बाद अपने बेटे अर्नव से बोले, हमारी बेटी की एडमिशन अपने कॉलेज में आर्कियोलॉजी स्ट्रीम में करवा दो। बाबा की बात सुन हिमानी के चेहरे पे मुस्कान तैर जाती है। वो खुश होते हुए बोली, थैंकू बाबा। तो वहीं आचार्य देवराज अपने ड्राइवर को कह पहाड़ों की ओर चल देते हैं। वहां वो उसे रुकने का कह खुद गाड़ी से उतरकर बर्फ में उत्तर दिशा में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो एक बड़ी सी शिला के सामने थे। वो उस शिला पे अपना हाथ रखते हैं। शिला चमकने लगती है। शिला से गहरे नीले रंग की रोशनी निकलती है।
ऐसा होते ही आचार्य देवराज वहां से गायब हो जाते हैं। क्या होगा आगे, क्या है इस शिला का राज, कहाँ गए आचार्य देवराज? क्या इस बात का लेना देना आने वाली प्रलय से है? चैप्टर 3। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि आचार्य शिला के सामने खड़े होकर उस पे हाथ रखते हैं। हाथ रखते ही शिला चमकने लगती है और आचार्य जी गायब हो जाते हैं। अब आगे, गायब होते ही आचार्य एक बर्फ के बने कक्ष में पहुंचते हैं। लेकिन कमरे में इतनी बर्फ होने के बावजूद वहां कोई इतने इत्मीनान से बैठे हैं जैसे उन्हें इस बर्फ और ठंड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने हाथ में मोरपंख लिए कागज में कुछ लिख रहे हैं। आचार्य उन्हें देख अपना सर झुका लेते हैं। वो उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हिमराज की जय हो। ये है हिमराज हिमालय, सर पे हीरो से जड़ा मुकुट, सफेद रंग की पोशाक पहने वो किसी शांत व्यक्तित्व के स्वामी जान पड़ते हैं, लेकिन चेहरे पे ऐसा तेज जो उन्हें सच में पर्वतों का राजा बनाता है। उन्हें देख के हिमराज मुस्कुराते हुए बोले, आइए देवानंद जी, बड़े दिनों के बाद आना हुआ। उनके मुख से ऐसी बात सुन आचार्य चिंताजनक स्वर में बोले, हिमराज आप हमारा यहाँ आने का कारण अच्छे से जानते हैं। ये देख हिमराज मुस्कुराते हुए बोले, आपके चेहरे की चिंता बता रही है कि आप किसी दुविधा में हैं। आचार्य उनकी ओर आस भरी नजरों से देखते हुए बोले, हे देव, खतरा निकट है और हिमकमल की भविष्यवाणी के अनुसार वो वक्त अब दूर नहीं जब वो आज़ाद हो जाएगा। अगर हमने उसे आज़ाद होने से नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। उनकी बात सुन हिमराज भी थोड़े गंभीर होते हुए बोले, लेकिन इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, हम उस श्राप से बाधित हैं, इसलिए हिमकमल को बचाने का दायित्व देव आदि देव ने पंच तत्वों को दिया था। उनकी बात सुन आचार्य बोले, जानते हैं, लेकिन उन्होंने जिन अंशों को तैयार किया है वो ना जाने इस दुनिया के किस कोने में हैं। तो हम उन तक कैसे पहुँचेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन है? उन्हें कैसे पहचानेंगे? उनकी बात सुन हिमराज मुस्कुराते हुए बोले, अगर ऐसी बात है तो हम आपकी मुश्किल अभी हल कर देते हैं। इतना कह वो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में उस कक्ष में हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन इससे आचार्य घबराते नहीं। लगता है वो पहले से ही इस सब के आदी है। थोड़ी ही देर में हल्के नीले रंग की पोशाक पहने उनके सामने, सर पे चांदी का मुकुट पहने, जिनका आना किसी हवा के झोंके की तरह था, वो हिमराज को प्रणाम करते हुए बोला, कहिए हिमराज, कैसे याद किया? ये है पवन देव। हिमराज बदले में मुस्कुरा देते हैं। वो कुछ कहते उससे पहले ही वहां का माहौल में एक बार फिर बदलाव होने लगता है। तभी वहां जैसे किसी तालाब में बूंद गिरने से जो लहरें बनती हैं, ठीक उसी तरह वहां गहरी नीले रंग की बूंद से एक देव प्रकट हो जाते हैं। ये है वरुण देव। इसी के साथ वहां एक बिजली सी कौंध जाती है। इसी के साथ वहां धूसर ग्रेट रंग के कपड़े पहने व्योमदेव प्रकट होते हैं। साथ की अग्नि का तेज ऐसा कि कोई सह न सके। इसी के साथ वहां अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। सबसे अंत में भूदेवी बर्फ के चमचमाते फर्श को चीरते हुए एक छोटी बेल के पत्ते से निकल के सबके सम्मुख खड़ी हो जाती हैं। सब एक साथ हिमदेव को प्रणाम करते हैं। तभी पवन देव बोले, हिमराज, आज इतने दिनों के बाद एक साथ बुलाने का कारण? मॉडर्न भाषा में कहें तो ये टेलीपैथी है, कुछ लोगों के लिए जादू। लेकिन हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है जिसमें ये सब पहले से ही है। हम जो सोच भी नहीं सकते, हमारे वेदों और शास्त्रों में वो पहले से है। लेकिन हम अपनी संस्कृति को समझने के बजाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ओर भाग रहे हैं। ये देख हिमराज बोले, कारण आज भी वही है जो 1000 साल पूर्व था। उनकी बात सुन सब गंभीर हो जाते हैं। ये देख हिमराज आगे उनसे पूछते हुए बोले, हम जानना चाहते हैं कि आपके अंश क्या आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनकी खामोशी को देख हिमराज बोले, आप सब खामोश क्यों हैं? उनकी बात सुन भूदेवी बोली, हिमराज, हमारे अंश अपनी शक्तियां भूल चुके हैं, हम चाहे भी तो अभी कुछ नहीं कर सकते। भूदेवी को बात सुन हिमराज के चेहरे पे चिंता की लकीरें छा जाती हैं। तभी वरुण देव बोले, हिमराज, हमारा अंश अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना जानता है। ये देख पवन देव हंसते हुए बोले, हाँ, कल देखा था हमने उन्होंने कैसे मदद करने के चक्कर में सारा फाउंटेन का पानी बेचारी एक लड़की पे डाल दिया था। उनकी बात सुन सब हंस देते हैं, लेकिन हिमराज को कुछ समझ में नहीं जाता। वो बोले, ये फाउंटेन क्या है? तभी सब खामोश हो जाते हैं। तभी पवन देव बोले, हिमराज, फाउंटेन नहीं, फाउंटेन ये एक दूसरी भाषा का शब्द है, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का। वो आगे हिमराज को बताते हुए बोले, फाउंटेन जिसे लोग घरों में लगाते हैं, क्या कहते हैं उसे? तभी अग्निदेव बोले, फव्वारा। उनकी बात वो हामी भरते हुए पवन देव बोले, हाँ, फव्वारा।
ये देख हिमराज बोले, ओ। तभी वरुण देव बोले, कम से कम हमारा अंश अपनी शक्तियां तो पहचानता है, लेकिन आपके अंश का क्या? उसे तो कुछ भी नहीं आता। उनकी बात सुन व्योमदेव और अग्निदेव को हंसी छूट जाती है। ये देख पवन देव बोले, आपको बड़ी हंसी आ रही है अग्निदेव। आपके अंश का भी यही हाल है और हाँ, गुस्सा हमेशा उसके नाक पे रहता है। वो व्योमदेव की ओर देखते हुए बोले, और व्योमदेव आपका अनंत को इतना लापरवाह है कि हर बार उसकी गलतियों को छुपाने के लिए उन्हें या तो अपने चाचा का या फिर अपनी माँ का सहारा लेना पड़ता है। उनकी बात सुन दोनों की हंसी गायब हो जाती है। उनकी लड़ाई को देख भूदेवी बोली, बस कीजिए आप सब। जब तक सब 18 वर्ष के नहीं हो जाते तक वो अपनी शक्तियों को नहीं पहचान सकते। आप ये बात कैसे भूल सकते हैं? और वरुण देव, आपके नील को इस वर्ष शक्तियां मिली हैं क्योंकि वो 18 के हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। भूदेवी की बात सुन सब खामोश हो जाते हैं। तभी हिमराज बोले, अगर आप ही सब ऐसे झगड़ा करेंगे तो आपके अंश कैसे एक साथ मिलकर आने वाली चुनौती का सामना करेंगे? उनकी बात सुन सब शांत हो जाते हैं। तभी हिमराज आगे बोले, हम आपके अंशों से मिलना चाहते हैं। उनकी बात सुन सब उन्हें देखने लगते हैं, क्योंकि उनके अंश अभी हिमराज से मिलने के काबिल नहीं हुए हैं। तो वही रुद्रराज ऑफिस न जाके एक सीक्रेट मीटिंग अटेंड करने के लिए 60 के एजेंसी पहुंच जाता है, जहां सब रुद्र के आते ही सब उसे ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सब उसके लिए काम करते हैं। कुछ खास टीम मेंबर्स के अलावा कोई भी उसके बारे में नहीं जानता कि वो 60 का एजेंट है। बाकी सबको उसके प्रोफेसर होने की ही बात पता है। 60 एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी है जो एंटीक, रेयर और प्रेशियस रिसोर्सेज से डील करती है। या तो वो उन्हें गवर्नमेंट के हवाले कर देती है या फिर उन्हें छुपा देती है ताकि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए। रुद्र आज हेड ऑफिस आया है, इसकी जरूर कोई खास वजह है, क्योंकि तभी हेड ऑफिस आता है जब कोई जरूरी मिशन हो। रुद्र एसआरटी जाने की क्या वजह है? क्या सभी अंश अपनी शक्तियों को जगा पाएंगे? क्या होगा जब हिमराज मिलेंगे सबके अंशों से? चैप्टर 4। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हिमराज हिमालय पंचदेवों को उनके अंशों से मिलवाने को कहते हैं। उनकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उनके अंश अभी इस काबिल नहीं हुए थे कि हिमराज उनसे मिल सके। जब हिमराज ने देखा कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, तब वे जोर देते हुए पवन देव से बोले, देव, हमें उन्हें देखना है। पवन देव उनकी बात को काट ना सके और उन्हें मजबूरन अपने अंश के बारे में हिमराज को बताना पड़ा। उनके हाथ हिलाते ही पलक झपकते वहां हवा में ही बड़ी सी स्क्रीन ऑन हो जाती है, जिससे वहां खड़े सभी पवन देव के अंश को देख सकते थे। सब कुछ एक 3D मूवी की तरह चल रहा था। आइए मिलते हैं। पहले अंश से ये है वायु। मुंबई के कलंबोली में रहने वाला वायु यूं तो दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन अपने पिता की नौकरी के चलते सब मुंबई के त्रिभुवन फ्लैट में रहते हैं। वायु 17 साल का हो चुका है, लेकिन बचपना अब भी कायम है। अपनी माँ से रोज अपनी लापरवाही के लिए डांट सुनता है। चीजों को तोड़ना जनाब का शौक है, या यूं कहें इनसे चीजें खुद गलती से इनके करीब आते ही टूट जाती हैं। आज भी जब उसकी माँ ने उसे गमलों में पानी डालने को कहा, तो जनाब कानों में हेडफोन पहने डांस करते हुए पानी देने लगे। डांस करने के चक्कर में वो ये भूल ही गया कि उसे किस काम के लिए भेजा है। वो वाटर कैन को पीछे करता है और गमला नीचे टूटने की आवाज सुन किचन से उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली, नालायक, अब क्या तोड़ दिया? अपनी माँ की डांट सुन वो अपने दांतों तले उंगली दबाते हुए बोला, अब क्या करूं, गमला टूट गया। माँ ने देखा तो फिर डांट पड़ेगी। वो जल्दी से गमले को उठा के उन दोनों टुकड़ों को जोड़कर वैसे ही रख देता है। अभी वो गमला रख जैसे ही पीछे पलटा, इतने में ही उसकी माँ हाथ में कलछी लिए वहां आ जाती है। शायद वो सब्जी बना रही थी। वो ऊंची आवाज में बोली, अब क्या तोड़ दिया तुमने? ये देख वायु बोला, कुछ भी तो नहीं माँ, वो तो मैं पानी दे रहा था। तभी उनकी नज़र उसके पाँव के पास फर्श पे पड़ी मिट्टी पे जाती है। ये देख वो बोली, अच्छा तो तुम्हारे पाँव के पास ये मिट्टी कैसे आई? अपनी माँ की बात सुन वो सकपका जाता है। तभी वो थोड़ा पीछे हुआ और एक और गमला नीचे। बस फिर क्या था, माँ उसे डांटते हुए बोली, नालायक, 400 रुपये का गमला था और तुमने तोड़ दिया। इतने में ही वो गमला जो उसने अभी अभी जोड़ के रखा था वो भी टूट जाता है। इतने की ही देर थी कि हो गया माँ का लेक्चर शुरू, और साथ में धुलाई भी, वो भी कलछी से। जहाँ पवन देव का ये देख चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, तो वही बाकी सब हंस देते हैं, उनके साथ हिमराज भी, और आचार्य चिंता में डूब जाते हैं। तभी पवन देव बोले, हिमराज, वक्त के साथ वो सुधर जाएंगे। उनकी बात सुन हिमराज हंसी को रोकते हुए अग्निदेव से बोले, अग्निदेव, अब आपकी बारी।
अब वहां अग्निदेव के अंश का चलचित्र चलने लगता है। हिमराज बोले, ये तो देवी हैं। उनकी बात और अग्निदेव हाँ में सर हिलाते हुए बोले, जी हिमराज, हमारा अंश एक लड़की है। तभी वहां एक आवाज गूंजती है, मॉम कितनी बार कहा है हमें इस नाम से मत बुलाया कीजिए। ये अग्नि क्या है, आपको कोई और नाम नहीं मिला। मॉम आपको पता है, क्लास में सब हमारा मजाक बनाते थे। अब मैं नहीं चाहती कि कॉलेज में भी सब हमारा मजाक बनाए। ये है अग्नि, अग्निदेव का अंश, जिसे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से नफरत है तो वो है अपना नाम। तभी अग्नि की माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा इतना अच्छा नाम तो है, ये नाम आपके दादाजी ने आपके लिए चुना था। तभी उसके डैड अग्नि के पीछे से कहते हैं, इस नाम में क्या बुराई है। ये देख अग्नि गुस्से में बोली, क्या बुराई है डैड, ये आप पूछ रहे हैं, आप मुझे बताए अच्छा है ही क्या। ना जाने कौन सी सेंचुरी का नाम रख दिया है, आपकी वजह से लोग हमें कभी अग्नि, कभी ज्वाला, कभी वॉल्केनो और न जाने कितने नामों से चिढ़ाते हैं। हिमराज बीच में पूछते हुए बोले, ये क्या है जो इन्होंने अभी कहा, सेंचुरी और वोलानो। ये देख अग्निदेव समझते हुए बोले, सेंचुरी यानी कि सदी और वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। ये देख हिमराज बोले, तो क्या ये भी उसी विचित्र भाषा के शब्द हैं। उनकी बात पे अग्निदेव हाँ में सर हिला देते हैं। तभी एक बार फिर वो सामने देखने लगते हैं। अग्नि के डैड बोले, तो इसलिए तुमने आज रमेश जी के बेटे का सर फोड़ दिया। ये देख अग्नि बोली, शुरू उसने किया था डैड, उसकी गलती थी। ये देख उसके डैड बोले, अग्नि हमने आपसे कितनी बार कहा है गुस्सा हमारे विवेक को खत्म कर देता है, अपने गुस्से पे नियंत्रण रखिए। ये देख अग्नि चिढ़ते हुए बोली, डैड स्टॉप इट, ये विवेक एंड ऑल दैट मुझे समझ में नहीं आता। आपसे कितने बार कहा है कि नॉर्मल हिंदी बोला कीजिए। तभी हिमराज बोले, क्या ये अपने पिता से नाराज हैं, जो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हैं और इतनी अजीब भाषा का प्रयोग कर रही हैं। ये देख व्योमदेव बोले, जी हिमराज, अग्नि को बहुत जल्द क्रोध आता है। उनकी बात सुन हिमराज आगे कुछ नहीं कहते। तभी अग्निदेव बोले, व्योमदेव अब आपकी बारी। व्योमदेव स्लाइड को चेंज कर उन्हें अनंत का चलचित्र दिखाते हुए बोले, ये अनंत है, अनंत से हम पहले भी मिल चुके हैं। ये और कोई नहीं बल्कि रुद्र का भतीजा और शिखर और शाल्वी का बेटा। अनंत अपने दोस्तों में साथ क्रिकेट खेल रहा था, जहां वो हेलमेट पहन के बैटिंग कर रहा था। ये देख हिमराज पूछते हुए बोले, ये इन्होंने कैसा मुकुट पहना है और ये गेंद खेलने का कौन सा तरीका है। तभी व्योमदेव उन्हें बताते हुए बोले, हिमराज ये क्रिकेट है, जो आजकल युवाओं में काफी प्रचलित है। जो इस समय खेल रहे हैं यही अनंत है, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देख हिमराज बोले, लगता है संसार बड़ी तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। उनकी बात पे सब खामोश थे, क्योंकि हिमराज कई सहस्त्र वर्षों से शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी वो वरुण देव से बोले, वरुण देव अब आपकी बारी। अब चलचित्र में एक लड़का दिखाई दे रहा था, एक कमरे में हाथ में गिटार लिए वो किसी धुन की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ उदास था। ये था नील, गहरी नीली आंखें, जिसमें समंदर की लहरों जैसी बेचैनी। गिटार गिटार की आवाज सुन हिमराज बोले, ये आधुनिक वीणा की आवाज कुछ अलग है, लेकिन इस संगीत में इतनी उदासी क्यों है। उनकी बातें सुन वरुण देव बोले, ये वीणा नहीं, गिटार गिटार है, यानी कि आधुनिक जमाने का आधुनिक संगीत वाद्य। ये देख हिमराज बोले, लगता है अब संसार को जानने का समय आ गया है। अब बारी थी भूदेवी के अंश भूमि की। ये है भूमि, एक सुलझी हुई लड़की है। हिमाचल के ही एक पहाड़ी गांव में जन्मी भूमि स्वभाव से दयालु है। पढ़ाई के साथ साथ माँ के साथ काम करना, दादा दादी को सेवा करना, इसी के साथ उसे प्रकृति के साथ भी बहुत लगाव है। आज भी वो बाग में पानी दे रही था, उसके कंधे पे तभी एक तोता आके बैठ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि मिठू है, जो हमेशा उसके साथ रहता है। भूदेवी के अंश को देख सब खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सके, लेकिन इसी बीच कोई थे जो परेशानी में अपने सर को पकड़े खड़े थे। वो थे आचार्य। उन्हें देख हिमराज बोले, आपको क्या हुआ आचार्य। तो वही रुद्र जब 60 ऑफिस के केबिन में पहुंचा, तो वहां पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। रुद्र ठीक उनके अपनी सीट पे बैठ जाता है। रुद्र के बगल में उसका दोस्त समीर भी बैठा है। तभी उनके सामने बैठा आदमी रुद्र के सामने एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट करते हुए बोला, इसे देखो। रुद्र बिना किसी सवाल जवाब के वो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट उठा लेता है। समीर जो थोड़ा बड़ बोला है, उससे रुका नहीं जाता। वो उनसे पूछते हुए बोला, मिस्टर वालिया ये क्या है। वालिया उनके ऑफिस के लिए हर बार नया केस लेकर आता है, लेकिन हर नए केस की वो अच्छी खासी कमीशन लेता है।
समीर का सवाल सुन वालिया बोला, ये इतना कह वो मुस्कुरा देता है। तभी रुद्र चौंकते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट असली है? उसकी बात सुन वालिया बोला, इन्फॉर्मेशन सही है लेकिन आधी है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे इस पहेली के बाकी के 4 हिस्से नहीं मिले। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम इसे सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई इसे सॉल्व कर सकता है। ये देख समीर बोला, तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हें इस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के पैसे दें? समीर की बात सुन वालिया चिढ़ जाता है, लेकिन वो समीर को जवाब देने के बजाय रुद्र से बोला, इस बार मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। उसकी बात सुन समीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वालिया पैसों का भूखा था। भले ही उसका काम बहुत अच्छा था लेकिन उसका रुपए पैसों के लिए लालच वहां बैठे समीर और रुद्र दोनों से छुपा नहीं था। ऊपर से इसका सामने से मना करना, ये तो और भी अजीब था। वालिया की बात सुन रुद्र भी एक पल के लिए उसे देखने लगता है। ये देख वालिया बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी एक शर्त है। वालिया की बात सुन समीर और रुद्र दोनों एक दूसरे को देखने लगते। चैप्टर 5। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि रुद्र वालिया नाम के इंसान से अपने केबिन में मिलता है, जो उन्हें हर बार कोई नया केस लाकर देता है। इस बार भी वो रुद्र के लिए ऐसा केस लेकर आया था, जिसे देख रुद्र चौंक जाता है। लेकिन इस बार इन्फॉर्मेशन का कुछ ही हिस्सा वालिया के हाथ लगा था, जिस वजह से रुद्र का दोस्त समीर कहता है कि वो उसे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे कैसे उसकी कमीशन दे सकते हैं। लेकिन इस बार वालिया कुछ अलग मकसद से रुद्र के सामने बैठा था। वो बोला उसे इस बार उसकी कमीशन नहीं बल्कि उसे कुछ और चाहिए। जिस बात को सुन दोनों दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जिसके चलते वो उनसे कहता है कि इस बार उसे पैसे नहीं बल्कि इस बार उन्हें पैसे के बदले उसकी एक शर्त माननी होगी। ये देख रुद्र और समीर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी रुद्र उससे पूछते हुए बोला, शर्त? कैसी शर्त? रुद्र की बात सुन वालिया कुछ कहता उससे पहले ही केबिन का दरवाजा खुलता है और अधेड़ उम्र के व्यक्ति वहां आते हैं। ये है सात चीफ राजीव वाधवा। उनके आते ही सभी खड़े हो जाते हैं। समीर को राजीव वाधवा कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए वो उन्हें देख मुंह सिकोड़ लेता है। वो धीरे से रुद्र के कान में कहता है, लो आ गए। ये देख रुद्र उसे चुप रहने का इशारा करता है। तभी वो वालिया के बगल में बैठते हुए सबको बैठने का इशारा करते हैं। वो रुद्र को देखते हुए बोले, रुद्र आई होप तुमने मैन्यूस्क्रिप्ट देख ली होगी। उनकी बात सुन रुद्र बोला, लेकिन चीफ क्या आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ इस 21st सेंचुरी में एग्जिस्ट करता होगा? I mean, आप खुद ही देखिए, इसमें 1000 साल पुरानी बात लिखी गई है, वो भी अधूरी। ऐसी कोई चीज जिसके पास बेहिसाब पावर होना, क्या ऐसी किसी चीज का पता लगाना कहीं हमारी बेवकूफ़ी न बन जाए? क्योंकि ऐसी चीज का पता लगाना यानी कि मुसीबत को बुलावा, और हम ये कर भी पाएंगे या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। रुद्र की बात सुन चीफ बोले, रुद्र हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, और ये जो तुम देख रहे हो ये एग्जिस्ट करता है या नहीं ये आपको पता लगाना होगा। आपने इससे पहले भी तो कई मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है, तो फिर इस बार भी हमें आप पे पूरा भरोसा है। वो रुद्र पे विश्वास दिखाते हुए बोले। ये देख समीर बोला, क्योंकि इस बार इन्फॉर्मेशन का ना सर है न पाँव। हम कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करने के लिए कम से कम एक छोर का तो पता होना चाहिए। इसमें तो आधे टेढ़े फूल की तस्वीर है और एक पहेली, जिसके ना जाने कितने हिस्से हैं, लेकिन 4 तो हैं ही, क्योंकि इसे देख तो ऐसा ही लग रहा है। उसकी बात सुन चीफ रुद्र को देखते हुए बोले, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप इस केस को सॉल्व करना चाहेंगे? उनकी बात सुन रुद्र सोच में डूब जाता है। तभी चीफ बोले, आप सभी बाहर जाए, हमें रुद्र से कुछ अकेले में बात करनी है। उनकी बात सुन समीर बेमन से वहां से बाहर निकल जाता है और उसके साथ वालिया भी। समीर वालिया से बोला, अब इन्हें अकेले में क्या बात करनी होगी? उसकी बात सुन वालिया दीवार से टेक लगाते हुए बोला, अब ये तो वही बता सकते हैं। भला मैं कैसे बताऊं? तभी समीर बोला, हाँ ठीक है, अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। फिर थोड़ा रुक के वो आगे बोला, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? उसकी बात सुन वालिया कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। थोड़ा रुक के वो जवाब देते हुए बोला, ये मुझे मेरे रिसोर्सेज से मिली है। उसकी बात सुन समीर अपनी आंखें छोटी कर इससे पूछते हुए बोला, अच्छा तो बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? समीर की बात सुन वालिया अपने हाथ खड़े कर मुस्कुराते हुए बोला, हे डूड कूल, टेक अ चिल पिल। इतने सवाल तो रुद्र भी नहीं करता, और मेरा काम है तुम्हें इन्फॉर्मेशन लाकर देना। कहाँ से आए, क्यों आए,
कैसे आए, कहाँ को गई, ये सब देखना तुम्हारा काम है। उसकी बात सुन समीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ओ, वो सब जाने दो, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस शर्त के बारे में बात कर रहे थे। इतना कह वो घूरने लगता है। वालिया समीर की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस बारे में रुद्र से ही बात करूंगा। उसकी बात सुन समीर गुस्से से दीवार में अपना एक हाथ मारते हुए बोला, अब तू मुझे ऐसे बताएगा या मैं अपने तरीके से पता करूं। ये देख वालिया बोला, अरे अरे, अजीब जबरदस्ती है भाई, शांति शांति मेरे भाई, मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस आप दोनों के साथ इस केस में काम करना है, बस इतना ही। उसकी बात सुन समीर बोला, व्हाट। ये देख वालिया हाँ में सर हिला देता है। तभी केबिन का भी दूर खुलता है और चीफ वहां से बिना उन दोनों से कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। रुद्र अभी अपनी जगह बैठा कुछ सोच रहा था। ये देख समीर उसे हिलाते हुए बोला, ओए रुद्र क्या हुआ, चल वो सब जाने दे। ये देख वालिया कैसी बात कर रहा है, कह रहा है हमारे साथ इस केस को साथ में सॉल्व करेगा। उसकी बात सुन रुद्र वहां से जाते हुए बोला, वो सही कह रहा है। उसकी बात सुन समीर हैरान हो जाता है। वो उसे पीछे से रोकते हुए बोला, रुद्र ये तू कैसी बात कर रहा है। रुद्र बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। समीर एक नज़र वालिया को देखता है, जो विनिंग स्माइल के साथ अपने कंधे उचक्का देता है, जैसे कह रहा हो देखो मैंने तो कुछ किया भी नहीं और फिर भी जीत भी गया। उसकी स्माइल में समीर के लिए कड़वाहट छलक रही थी। वो टीजिंग टोन में बोला, अब तो रुद्र भी मान गया। ये देख समीर गुस्से में उसे अपनी उंगली दिखाते हुए वहां से रुद्र के पीछे चला जाता है। उसके जाने के बाद वालिया मुस्कुराते हुए चीफ के ऑफिस की ओर बढ़ जाता है। समीर जब पार्किंग में पहुंचा तो वहां रुद्र ऑलरेडी गाड़ी की ड्राइविंग सीट में बैठ चुका था। समीर जल्दी से जाके उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाता है, क्योंकि इतना तो वो समझ गया था कि रुद्र को कोई बात तो है, वरना रुद्र इस जैसे इंसान को अपने आसपास भी फटकने न दे। रुद्र समीर को देखते हुए बोला, तुम अपनी गाड़ी में क्यों नहीं आते। ये देख समीर मुस्कुराते हुए बोला, वो क्या है ना, आजकल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं और मैं बेचारा ठहरा गरीब आदमी कहाँ से उसका खर्चा उठाऊं। अब मेरे पास भी रंधावा अंपायर जितना पैसा होता तो क्या मैं तुझ जैसे के साथ घूमता। उसकी बात पे रुद्र अपना सर न में हिलाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तभी समीर बोला, वैसे एक और वजह भी है, अब कहाँ रोज रोज तुम जैसा अमीर ड्राइवर मिलता है। उसकी बात सुन रुद्र उसे घूर के देखता है। तभी समीर उसका चेहरा देख जोर से हंसता हुआ बोला, अच्छा बाबा, सॉरी, जोक था। लेकिन अब जोक्स अपार्ट, अब ये बता कि तुम वालिया को अपने साथ काम करने पे एग्री कैसे कर सकते हो। तुम जानते हो कि उस जैसे इंसान के लिए पैसे के अलावा न तो कोई धर्म है और न ही कोई ईमान। उसकी बात सुन रुद्र बोला, चीफ के ऑर्डर है कि हमें वालिया के साथ ही काम करना होगा। उसकी बात सुन समीर का मुंह बन जाता है। वो अपने चीफ को कोसते हुए बोला, वो टिकलू बूढ़ा जब आया था मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि वो कोई मनहूस खबर ही लेकर आया होगा। समीर की लैंग्वेज सुन रुद्र उसे टोकते हुए बोला, समीर। ये देख समीर बोला, क्या समीर, उस खुसट बूढ़े ने ही कहा ना तुम्हें उस लंगूर को अपने साथ काम करने के लिए। रुद्र उसकी बात पे हंसते हुए बोला, वैसे लंगूर सही है। ये देख समीर बोला, ये तो मेरी फिर भी दरियादिली है, उस छछुंदर को लंगूर कह रहा है। इतना कह वो हंसने लगता है और उसके साथ रुद्र भी। तभी समीर बोला, तो अब। इतना कह वो अपनी बात बीच में छोड़ के रुद्र को देखने लगता है। रुद्र ड्राइविंग पे फोकस करते हुए, अब क्या। समीर झल्लाते हुए, उस चप्पल गंजू का क्या करना है जो जोक की तरह हमसे चिपक गया है। उसकी बात सुन रुद्र समीर को देख एक डेविल मुस्कान देता है, जैसे कह रहा हो कि वो वही करेंगे जैसा उनका दिल चाहेगा। रुद्र की मुस्कान को देख समीर मुस्कुराते हुए बोला, ये हुई ना बात। इसके बाद वो दोनों लंच करने ले लिए वहां से निकलती जाते हैं। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब एंड कमेंट।